Hi everyone, in this video we are going to discuss about the chapter atomic structure। तो guys atomic structure के बारे में हमें क्या पढ़ना है, अपने को पता है कि अपने आसपास जो भी चीज है वो मैटर है। अपने आसपास जो भी चीज अपने को दिख रही है, बेड, सोफा, पंखा, कूलर, वो सब मैटर है। ऐसी कोई भी चीज जो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है जो कि मास जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसे कोई हम मैटर बोलते हैं। अब गाइस देखो, मैटर के अंदर क्या होता है। मैटर के अंदर एटम्स होते हैं। ये अपने को कहाँ से पता चला था? डोल्टन नाम के साइंटिस्ट से पता चला था। देखो क्वेश्चन टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मतलब एटम के अंदर ही क्या होता है? मैटर एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम के अंदर ही क्या होता है कि किस तरीके से एटम का, छोटे से एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो गाइस देखते हैं डॉल्टन ने क्या कहा था उस एटम के बारे में। ये कहता है जो भी कोई मैटर है ना, हर मैटर, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। हर मैटर छोटे और इंडिविजिबल, जो कि डिवाइड ना हो सके, फर्दर डिवीजन जिनका ना हो सके, ऐसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिनको कि हमने कह दिया गाइस एटम्स। ऑल एटम्स और पोस्टुलेट्स क्या है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि ऑल एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर identical in mass, size and other properties. However, atoms of different elements exhibit different properties एंड वेरी इन मास एंड साइज। तो गाइस ये कहता है कि अगर कोई सेम एलिमेंट है ना, सपोज करो क्लोरीन है, तो क्लोरीन एलिमेंट के आप कितने ही सारे एटम्स ले लो, उन एटम्स का मास सेम रहेगा। चाहे ये एटम ले लो क्लोरीन का, ये ले लो, या कोई भी क्लोरीन का एटम ले लो, तो इन सब का मास सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा और प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। जबकि आप डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स ले लो, सपोज एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इसका साइज कुछ अलग होएगा, इसका साइज कुछ और होएगा, इसका मास कुछ और इसका मास कुछ और होएगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और सेम एलिमेंट्स के एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। नेक्स्ट है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। डॉल्टन ने कहा था, ये डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम ही मैटर के अंदर सबसे छोटा है, टाइनी पार्टिकल बोल दिया ना। तो वो कहता है डॉल्टन की एटम, मैटर के अंदर एक एटम ही है जो कि सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी और नहीं है। कहने का मतलब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा एटम ही है। तो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड। तो गाइस ये तो है ही, हमने पहले भी देखा था, जैसे वाटर बना दिया हमने, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप इनके देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, एक होता है एक एटम का एक, तो 2 का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का है 16, तो एक सिंपल रेशियो आप इसका निकालोगे तो 1:8 आएगा। मतलब वाटर आप कहीं से भी ले लो, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और कौन से रेशियो में? 1:8 बाय मास में मिलके बना हुआ है। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में, तब एक कंपाउंड बन जाता है। ये भी अपने को डॉल्टन ने बताया था। और क्या बताया था कि न्यू कंपाउंड कैसे बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब भी आप रीअरेंज करते हो पहले वाले एटम्स का, मतलब रिएक्टेंट में जो भी एटम्स है, अगर उनका रीअरेंजमेंट होता है तो उनकी रीअरेंजमेंट से ही नए प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो गाइस, अपने को चैप्टर क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने आसपास की चीजें देखी, वो सारी मैटर है, और मैटर हमने देखा एटम से मिलके बना हुआ है। और एक डोल्टन ने एक कहानी ये भी कह दी थी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल। मतलब ये कहता है कि एटम ही सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है, ऐसा डॉल्टन ने कहा था। लेकिन ये डॉल्टन ने गलत कहा था। एटम के अंदर भी कुछ है, एटम ही सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है। वो क्या है गाइस? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के अंदर भी, एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये डॉल्टन की लिमिटेशन भी थी, एटम ही सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा भी कुछ है, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। और इनके बारे में अपने को कब पता चला था? 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के मिड में, स्टार्टिंग में पता लग गया था कि एटम ही छोटा नहीं है, एटम से छोटा भी कुछ है, और वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो देखते हैं वो क्या है। इससे पहले देखते हैं गाइस डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। सो गाइस फर्स्ट लिमिटेशन यही है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि एटम ही सबसे छोटा नहीं है गाइस, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मिले 19th सेंचुरी के बाद में, और 20th सेंचुरी से पहले एटम्स के अंदर भी कुछ मिला जो कि एटम से भी छोटा है। तो वो क्या है? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिनको हमने नेम दिया है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन आए तो आए कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी देखेंगे, प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी देखेंगे। तो लिमिटेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की यही है कि इसने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, जो बाद में अपने को पता चला था कि एटम ही सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी हम आगे इसी चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। और गाइज इसने आइसोटोप्स के बारे में भी नहीं बताया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने तो ये कह दिया था कि भाई सेम एलिमेंट के एटम है ना, तो उन सब की साइज, मास, प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन गाइज अब आप एक बात बताओ, अपन ने तो ये भी देख रखा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, हाइड्रोजन का तीसरा एटम, तो इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है एक एक, लेकिन इनका मास नंबर हमने एक भी पढ़ रखा है, दो भी पढ़ रखा है और तीन भी पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब ये एटम्स तो सेम ही एलिमेंट के हैं, लेकिन इनके मास फिर अलग अलग कैसे हो गए? 1 2 3 इनके अलग अलग मास भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि हम आइसोटोप्स बोलते हैं गाइस, जिसको कि हम आइसोटोप्स बोलते हैं। लेकिन डाल्टन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी अपने को नहीं बताया था। ऐसे ही एक और है, इसने आइसोबार्स के बारे में भी नहीं बताया था। आइसोबार का एग्जांपल अगर हम ले तो गाइस एक होता है अपने पास ऑर्गन, और एक आप ले लो कैल्शियम। तो गाइस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका होता है 18, इसका एटॉमिक मास 40, इसका भी एटॉमिक मास होता है 40। तो गाइस देखो, दोनों के ही मास नंबर सेम है, दोनों के ही मास नंबर सेम है। तो गाइस यहाँ देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ऑर्गन और कैल्शियम। तो गाइस डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, तो जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है तो इनका मास सेम कैसे? डाल्टन ने तो कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो इनका मास भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो सेम है। तो मतलब इसका मतलब ये क्या है गाइस? आइसोबार्स, आइसोबार्स है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब आइसोबार्स डाल्टन ने नहीं बताए थे। ऐसे इन्होंने एलोट्रोप्स के बारे में भी नहीं बताया था। एलोट्रोप्स का मतलब है कि सेम एलिमेंट कितनी फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसी को ही हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, राइट। तो जैसे कार्बन है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है गाइस, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, इन सब फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो इसी को हमने एलोट्रोप्स बोल दिया। तो एलोट्रोप्स के बारे में भी डाल्टन ने कुछ भी नहीं बताया था। फिर बाद में क्या हुआ, इसी थ्योरी को ना मॉडिफाई किया गया था, इसी थ्योरी को बाद में मॉडिफाई किया गया था। तब कहा था कि भाई सेम एलिमेंट के अगर एटम है ना तो उनके डिफरेंट मास भी हो सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो उनके सेम मास भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब एटम सबसे छोटा मैटर के अंदर नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है जो सबसे छोटा है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे छोटा है। तो क्या कहता है ये? सो गाइस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन साइंटिस्ट ने ही की थी, जे जे थॉमसन साइंटिस्ट ने ही की थी। और इन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इसको हमने बोला है गाइस, ये जो है इसको हमने बोला है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। इसी का ही हम दूसरा नाम भी बोलते हैं गाइस क्रुक्स ट्यूब, इसी को ही हम क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो गाइस इस ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस ले रखी है, और इस ट्यूब को ही देखो, यहाँ पर एक प्लेट ले रखी है, इसको हमने बोला है कैथोड, एक प्लेट लगा रखी है, इसको कैथोड बोला है, और इसको हमने बोला है गाइस एनोड। और यहाँ पर फिर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कि एनोड है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है। और गाइस क्या किया हमने, यहाँ पर इसका वोल्टेज वेरी करने के लिए ये बैटरी लगा रखी है, और सिमिलरली इसके अंदर गैस है तो गैस का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए हमने वैक्यूम लगा रखा है। वैक्यूम क्या करेगा, गैस को खींच लेगा, मतलब गैस का प्रेशर कम कर देगा। तो गाइस यहाँ पर गैस लगा रखी है। तो हमने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, अभी नॉर्मल प्रेशर लिया है। क्या किया है, फर्स्ट एक कंडीशन देखते हैं हम अलग अलग से, कि एक बार तो हमने क्या किया है, यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, लेकिन प्रेशर हमने नॉर्मल ही ले रखा है और वोल्टेज हाई ले रखी है। तो जब भी हाई वोल्टेज है और नॉर्मल प्रेशर है, तो इसमें जो गैस है ना, वो गैस ऐसे की है ऐसे ही है, जैसे थी वैसे की वैसे ही है। मतलब गैस कुछ भी आयनाइज नहीं हुआ है, गैस भागी नहीं है, इधर उधर ये रेस भागी नहीं है, जैसी है वैसे की वैसी रही है, मतलब कंडक्ट नहीं की है नॉर्मल प्रेशर पे।
और हाई वोल्टेज पे। फिर दूसरी कहानी हमने क्या की, इसका हाई वोल्टेज तो लिया है लेकिन हमने ना प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर को कितना कम कर दिया गाइस, इंपॉर्टेंट है ये, प्रेशर को 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर तक हम ले आए। यहाँ से क्या किया इसने, प्रेशर को ले लिया, सक कर लिया है, गैस का प्रेशर कम कर लिया, वैक्यूम ने क्या किया, प्रेशर को खींच लिया, तो मतलब गैस का प्रेशर कम हो गया, और कम होकर ये कितना हो गया गाइस, 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो जब इसके लगभग इसके बराबर हम प्रेशर ले आए हैं तो हमने देखा कि गैस अब कंडक्टिंग हो गई है। गैस मतलब कंडक्टिंग हो गई है, यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, कुछ रेज यहाँ से निकल रही हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो कि लाइट अब एमिट करने लगी है, लाइट अब एमिट करने लगी है। तो गाइस अपने को कैसे पता लगेगा कि ये जो लाइट है वो एमिट करने लगी है, तो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे ना, यहाँ पर देखो, एक तो एनोड में हमने वो भी होल भी कर रखा था, तो यहाँ से जो रेज है ये यहाँ पर वापस गई है, इसको पास करती हुई चली गई है, और फिर हमने यहाँ पर इसकी स्क्रीन पे एक कोटिंग कर रखी है, किसकी, जिंक सल्फाइड की, जिसको कि हम बोलते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर रखी है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर दी, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर दी मतलब कि चमक प्रोड्यूस कर दी। अब चमक प्रोड्यूस कर दी तो हमने, हमको यहाँ पे जैसे ही चमक प्रोड्यूस हुई, चमक कब प्रोड्यूस हुई, जब हमने प्रेशर को कम किया था, प्रेशर को कम किया तो चमक प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से अपने को पता चला कि भाई इस प्लेट से कुछ ना कुछ निकला है, कुछ ना कुछ निकला है, निकला है। तो वो क्या है गाइस, वही थे इलेक्ट्रॉन्स, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। क्यों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था ना एनोड, एनोड की तरफ जाके ये फ्लोरेसेंस अपने को मिली थी, चमक अपने को एनोड की तरफ जाके मिली थी। मतलब यहाँ कोई पार्टिकल आए हैं जो कि पॉजिटिव वाली प्लेट पे जाके टकरा रहे हैं, पॉजिटिव वाली प्लेट पे जाकर टकरा रहे हैं, मतलब कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसी से डिस्कवरी हो गई थी गाइस, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी। अब एक और कंडीशन हमने क्या ली थी कि प्रेशर को ना और भी ज़्यादा कम कर दिया था, प्रेशर को हमने क्या किया था गाइस, और भी ज़्यादा कम कर दिया था, मतलब और भी ज़्यादा गैस निकाल ली थी। और कितनी निकाली थी, अब हमने प्रेशर को कर दिया 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर। तो तब हमने देखा कि गैस कंडक्टिंग तो रही है, गैस भले यहाँ पर कंडक्टिंग तो रही है लेकिन ग्लो और भी ज़्यादा कम हो गया, ये वो पहले से कम हो गया, या तो फिर आप ऐसा समझो कि हल्का सा ग्रीन सा कलर ये देने लग गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था ये लगभग इसी प्रेशर पे ही एप्लीकेबल था, इसी प्रेशर पे ही ये रेज निकली, गैस कंडक्ट हुई, और यहाँ पर अपने को क्या मिल गई थी, लाइट मिल गई थी, एक चमक से मिल गई थी, फ्लोरेसेंस अपने को इसी प्रेशर पे मिल गई थी। तो यहाँ से जो भी हमने देखा फ्लोरेसेंस मिली है, मतलब कुछ ना कुछ रेस निकल रही है, लाइट है तो यहाँ से कुछ रेस निकल रही है जो कि पॉजिटिव वाली प्लेट पे जाकर टकराई है। तो इसलिए हमने देखा कि पॉजिटिव वाली प्लेट पे टकराई है, मतलब ये जो रेस है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको कि हमने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, या फिर इन्हीं चार्ज को हमने कैथोड, इन्हीं रेस को हमने कैथोड रे भी कहा, यही क्योंकि कैथोड वाली प्लेट से निकली है तो इन्हीं रेस को हमने कैथोड रेस भी कहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं गाइस, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये कैथोड से निकली। नेक्स्ट देखते हैं गाइस नेचर ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रे का नेचर कैसा कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, यहाँ पर एक हमने क्या ले रखा था, कैथोड ले रखा था, फिर यहाँ से ये रेज गए थे, या फिर जिनको हमने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या फिर कैथोड रेस है, फिर यहाँ पर हमने एनोड ले लिया था, क्योंकि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसलिए ये अट्रैक्ट कहाँ होंगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की ओर, मतलब कि कैथोड रेस कैथोड से चलती हुई एनोड की ओर जाती हैं। और इसको हमने एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव किया था कि यहाँ पर ना हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया था, सपोज कोई भी हमने ना एक मेटल का ऑब्जेक्ट ले लिया, इस तरीके से रास्ते में इसके लगा दिया मेटल का ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में, तो फिर बाद में क्या हुआ था, इसने ना इन रेज ने क्या किया था, इस मेटल के ऑब्जेक्ट की ना एक शेडो बना दी थी, और शेडो किस साइड बनाई थी गाइस, ये शेडो ना यही बनाई थी, यही एनोड की ओर शेडो बनाई थी, एनोड की ओर शेडो बना दी थी इस ऑब्जेक्ट की। तो वो यहीं से अपने को पता लग गया था कि कैथोड रे जो है एनोड की ओर मूव कर रही है कैथोड से आके। नेक्स्ट है कि इनका बिहेवियर केवल फ्लोरोसेंट मटेरियल से ही अपने को पता चला। यहाँ पर देखो ट्यूब में हमने क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड की मटेरियल लगाया था ना,
तो जिंक सल्फाइड क्या था, यहाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल ही था, तो यहीं से ही लाइट प्रोड्यूस हुई थी, चमक प्रोड्यूस हुई थी, तभी हमको पता चला था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, और वो क्या है, कैथोड रे है। नेक्स्ट है कि भाई मैकेनिकल इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल इफेक्ट में हमने क्या किया था गाइज, यहाँ पर भाई ये कैथोड रेज हैं, और यहाँ पर ना फिर से हमने कोई एक पैडल लगा दिया था। यहाँ पर हमने पहले मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया था, शेडो आ गई थी, शेडो से पता लगा था कि भाई कैथोड रे मूव टूवर्ड्स एनोड। अब क्या किया था हमने, यहाँ पर एक पैडल लगा दिया, यहाँ पर कोई इस तरीके से पैडल लगा दिया, तो ये रेस जैसे ही इससे टकराई है ना, तो रेस जैसे ही इससे टकराई है, तो ये पैडल ना मूव होने लग गया, घूमने लग गया। तो पैडल मूव होने लग गया, घूमने लग गया, मतलब इसका मोशन हो गया। तो मोशन भी हुआ है, तो कहने का मतलब इन रेस के अंदर क्या है, कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं। इन रेस के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं जरूर, तभी तो यहाँ पर जब हमने रास्ते में पैडल लगा दिया और वो घूमने लग गया, कुछ ना कुछ मास है, मटेरियल पार्टिकल है, तभी तो वो घूमने लग गया ना। तो इसलिए ये मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। और है नेक्स्ट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ नहीं लगाए, जैसे हमने यहाँ कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, ऐसे ही मूव करते जाएंगे जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं गाइस, डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट कैसे होती है, सपोज करो यहाँ से कैथोड रेज आ रही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रेज, तो यहाँ पर सपोज हमने ना एक प्लेट लगा दी है, ये प्लेट हमने लगाई है, ऐसा समझो। एक बार फिर से देखते हैं इसको। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक प्लेट लगा दी है, यहाँ पर हमने लिया है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और यही एक इलेक्ट्रिक प्लेट और है, ये है पॉजिटिवली चार्ज की प्लेट लगा दी है, ठीक। और यहाँ पर फिर से अपने पास एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब हमने देखा यहाँ से ये जो रेज निकली थी ना, अब सीधी नहीं जा रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब ये यहाँ डेविएट हो गई है, कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की ओर, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक प्लेट की ओर डेविएट हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। इसलिए अपने को पता चला था, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की ओर डिफ्लेक्ट हुई है, तो मतलब ये जो भी निकल रही है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस तरीके से हुआ था। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक जगह साउथ पोल ले लिया और एक जगह नॉर्थ पोल ले लिया था। यहाँ हमने साउथ पोल ले लिया, यहाँ हमने ले लिया नॉर्थ पोल, तो इनका डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल की तो और हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड में इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल की ओर हुआ था, और नॉर्थ पोल को हम नेगेटिव भी कंसिडर कर लेते हैं, तो इसलिए ये सॉरी पॉजिटिव भी कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ था कि नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट है कि भाई ये कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है कि आप कैथोड रे को ना, कैथोड रे को थिन मेटल फॉइल पे किसी पतली मेटल फॉइल पे अगर आप स्ट्राइक कराते हो, कैथोड रे को किसी भी पतली मेटल की फॉइल पे स्ट्राइक कराना है अपने को, स्ट्राइक करते ही ये मेटल की फॉइल ना हीट अप हो गई है, हीट हो गई है, कहने का मतलब इन्होंने कैथोड रे ने हीटिंग इफेक्ट भी दिया है। अब नेक्स्ट है कि कैथोड रेज एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करती हैं, जब आप इसको किसी हार्ड मेटल पे स्ट्राइक कराते हो, हार्ड मेटल जैसे कि टंगस्टन है या फिर कॉपर है, इस पे अगर आप स्ट्राइक कराते हो, इन हार्ड मेटल्स पे अगर आप कैथोड रे को स्ट्राइक कराते हो, तो ये एक्सरे भी प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये थिन शीट्स में से पेनिट्रेट भी कर जाती है। ये क्या करते हैं गाइस, थिन शीट्स में से पेनिट्रेट, उनमें से पास आउट भी हो जाती है। और है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड, कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लो, चाहे आप नाइट्रोजन ले लो, तो उसके बाद भी देखो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसमें हमने चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकाला। तो चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का हमने कैसे निकाला है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सपोज हमने डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी एक गैस ले ली, नाइट्रोजन ले ली, तो उसके लिए कोई भी चार्ज बाय मास रेशियो आ गया। फिर हमने ऑक्सीजन ले ली, उसके लिए कोई भी चार्ज बाय मास रेशियो आ गया। तो फिर हमने कोई भी और हीलियम ले ली, फिर चार्ज बाय मास रेशियो कुछ आ गया। तो हर केस में ये चार्ज बाय मास रेशियो बराबर ही था, चाहे हमने गैस कोई भी लिया गाइस, तो हर केस में चार्ज बाय मास रेशियो बराबर ही था। कहने का मतलब कि ये कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स गैस पे डिपेंड नहीं करती, आप कोई भी गैस ले लो, चार्ज बाय मास रेशियो सेम ही रहेगा।